हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल विज्ञान हर घर बने पाठशाला में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पाठ 10 पूरा किया था। उसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर हमने अच्छी तरह से किए थे और उम्मीद है आप बच्चों को अच्छी तरह से वो समझ भी आया होगा। आज हम इस आपकी विज्ञान की पुस्तक का चैप्टर 11 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है जंतुओं और पादपों में परिवहन। परिवहन का मतलब संचरण, खून का जो संचरण होता है हमारे शरीर में वो किस प्रकार होता है जंतुओं और पौधों में, वो हमने पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब परिसंचरण तंत्र क्या होता है? देखिए, हमारे शरीर में हृदय होता है, ये हमारे शरीर का हृदय है। इसके साथ बहुत सारी नाड़ियाँ जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। रक्त वाहिकाएँ जिन्हें बोलते हैं हम, खून ले जाने वाली नालियाँ, उन सब को मिला के और हार्ट को मिला के हमारे शरीर में क्या बनता है? एक परिसंचरण तंत्र बनते हैं। ये परिसंचरण तंत्र बनाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। परिसंचरण तंत्र क्या होता है? परिसंचरण तंत्र ऐसा तंत्र जो हमारे शरीर में हृदय और रक्त वाहिकाओं से मिलकर बनता है, उसको परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इसमें सबसे पहले आता है रक्त। तो रक्त क्या है? जब आपको चोट लग जाती है, आपको कोई कट लग जाता है, तो आपके खून से पानी निकलता है या खून? शरीर से खून, है ना। तो लाल लाल रंग का जो आपके शरीर से जो तरल पदार्थ निकलता है उसी को ही रक्त कहते हैं। लेकिन ये रक्त है क्या? बेसिकली ये प्रश्न उठता है। रक्त एक तरल पदार्थ या द्रव है जो रक्त वाहिकाओं में प्रवाहित होता है, ठीक है। रक्त क्या है? एक तरल पदार्थ है जो कि हमारे खून की जो नलिकाएं होती हैं, रक्त वाहिकाएं होती हैं, उनमें प्रवाहित इनको बहता है। यह पाचित भोजन को क्षुद्रांत, छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। अब खून क्या करता है? हमारे भोजन, जो पचा हुआ भोजन था शरीर में, उसको छोटी आंत से बड़ी शरीर के विभिन्न भागों में ले जाता है। फेफड़ों में ऑक्सीजन को भी खून ही पहुंचाता है रक्त वाहिकाओं के द्वारा। रक्त शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में भी सहायता करता है। तो शरीर में जो हमारे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको खून ही बाहर निकालता है, उनका खून ही परिवहन करता है। तो रक्त बहुत ही जरूरी चीज़ है हमारे शरीर में और कितने कार्य करता है आपने देखा होगा। अब रक्त जो है विभिन्न पदार्थों को किस प्रकार से ले जाता है, अब ये हमने प्रश्न है, ये हमने समझना है। तो रक्त एक द्रव है, ये आपको पता लग गया, जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं निलंबित रहती है। निलंबित मतलब तैरती रहती हैं। रक्त एक तरल पदार्थ यानी प्लाज्मा कहलाता है और इसके अंदर अनेक प्रकार की रक्त कोशिकाएं होती हैं जो हम पढ़ते हैं। मुख्यतः इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। नंबर 1 रेड ब्लड कॉर्पसल्स या लाल रक्त कोशिकाएं, इनको बोलते हैं आरबीसीज। क्या बोलते हैं? आरबीसीज यानी रेड ब्लड कॉर्पसल्स, रक्त की लाल रक्त कोशिकाएं। अब ये लाल रक्त कोशिकाएं, इनमें क्या होता है? इनका नाम लाल है, तो लाल क्यों होती है? इनके अंदर एक लाल रंग का वर्णक होता है जिसे बोलते हैं हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है लाल रंग की पिगमेंट यानी रेड पिगमेंट होती है हमारे ब्लड में, जिसके कारण ही हमारे खून का रंग क्या होता है? लाल होता है। तो ये आपको याद होना चाहिए। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि हमारे खून का रंग लाल क्यों होता है? तो हमारे खून का रंग लाल इसलिए होता है क्योंकि हमारे खून के अंदर एक लाल रंग का वर्णक होता है जिसको हीमोग्लोबिन कहा जाता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ मिलाकर शरीर के सभी अंगों में, अंततः सभी कोशिकाओं में परिवहन करता है। परिवहन मतलब ले जाता है। हीमोग्लोबिन की कमी से होने पर शरीर में सभी कोशिकाओं को कुशलतापूर्वक या अच्छी तरह से ऑक्सीजन नहीं मिलती है और उनका कार्य करना कठिन हो जाता है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। देखो, जो मैंने आपको बताया वो है। तो ये थी पहली कोशिकाएं जो हमारे खून में होती हैं, उसको बोलते हैं लाल रक्त कोशिकाएं या आरबीसीज। अब दूसरी कोशिकाएं हमारी डब्ल्यूबीसीज यानी व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स। व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स यानी श्वेत रक्त कोशिकाएं। ये कोशिकाएं उन रोगाणुओं को नष्ट करती हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। तो व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स को क्या कहा जाता है? सोल्जर ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर के सैनिक भी कहा जाता है। ये प्रश्न भी आता है कि हु आर कॉल्ड सोल्जर ऑफ आवर बॉडी, हमारे सैनिक हमारे शरीर के सैनिक किन्हें कहते हैं? तो हमारे शरीर के सैनिक कहते हैं डब्ल्यूबीसीज, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स को, श्वेत रक्त कोशिकाओं को। तो श्वेत रक्त कोशिकाएं जो हैं ये कैसे? देखिए, अब आपको पता है, आपका प्रश्न बनता होगा कि जब हमारे शरीर में क्या होता है,
हमारे शरीर में जो कट लग जाता है, चोट लग जाती है, तो हमारे शरीर में खून बहना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर खून थोड़ी देर में बहना बंद ना हो तो हमारे शरीर से तो खून की कमी हो जाएगी। तो आपने देखा होगा, थोड़ी देर चोट लगती है तो थोड़ी देर खून निकलता है, फिर अपने आप ही खून रुक जाता है। रुकता है ना? क्यों रुकता है, कभी सोचा आपने? तो इसका उत्तर क्या है, हमारे शरीर में खून का क्या होता है, एक गहरे लाल रंग का थक्का जम जाता है। कटने के बाद जहाँ कट लगा होता है उस स्थान पर एक लाल रंग का थक्का बोले तो एक जम जाता है खून हमारा, जिससे खून निकलना बाहर बंद हो जाता है। ये क्यों होता है? रक्त का थक्का इसलिए बनता है क्योंकि वहाँ पे मौजूद कोशिकाएं जो होती हैं वो बनाती हैं। तो वो कोशिका होती है पट्टिकाणु या प्लेटलेट्स, उनको बोलते हैं प्लेटलेट्स। तो तीसरी हमारी कोशिका है प्लेटलेट्स या पट्टिकाणु। ये क्या करते हैं? ये हमारे खून में रक्त का थक्का बनाने में सहायता करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ आएगा बच्चों अच्छी तरह से। अब उसके बाद आता है हमारा रक्त वाहिकाएं। तो मैंने अभी पढ़ाया आपको हमारे खून में कितने प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। हमारे खून में 3 प्रकार की कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं, सफेद रक्त कोशिकाएं और पट्टिकाणु। उसके बाद आता है हमारा रक्त वाहिकाएं। अब शरीर में विभिन्न प्रकार की रक्त वाहिकाएं होती है जो रक्त को शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। आप जानते हैं कि अंतः शोषण, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा शरीर में शोषण, उसके अंदर जो अंतः शोषण होता है उसमें ऑक्सीजन की ताज़ा आपूर्ति फेफड़ों तक ले जाई जाती है। ठीक है, फिर रक्त इस ऑक्सीजन को परिवहन शरीर के अन्य भागों में करता है, यानी रक्त इस ऑक्सीजन को शरीर के दूसरे भागों में पहुंचाता है। ठीक है, तो ये हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की रक्त वाहिकाएं होती हैं। अब कौन कौन सी रक्त वाहिकाएं होती हैं जो हमारे शरीर में खून ले जाती हैं? तो कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड सहित अन्य अपशिष्ट पदार्थों को भी ले जाता है। जो हमारा खून होता है कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड को भी और अन्य पदार्थों को भी ले जाता है। इस प्रकार रक्त वापस हमारे शरीर में लाया जाता है जहाँ यह फेफड़ों में जाता है और फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी जाती है। जैसा कि आपने अध्याय 10 में पढ़ा था, इस प्रकार शरीर के 2 प्रकार की लाल रक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं, धमनी और शिरा। हमारे शरीर में 2 प्रकार की लाल रक्त कोशिकाएं होती है, एक होती है धमनी और शिराएं। ठीक है, यानी आर्टरीज और वीन्स। ठीक है, आर्टरीज और वीन्स। तो जो आर्टरीज होती है उनको बोलते हैं धमनी और वीन्स को बोलते हैं शिराएं। अब आर्टरी क्या करती हैं? आर्टरीज हमारे शरीर में हृदय से ऑक्सीजन युक्त खून, देखो जब हम सांस लेते हैं हमारे खून हृदय में जाता है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन जो रिच खून होता है, ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में जिस खून में होती है उस खून को हमारा हृदय धमनियों द्वारा शरीर के सभी भागों में पहुंचाता है। ठीक है, अब एक हृदय कैसे काम करता है हम इस चैप्टर के आगे पढ़ेंगे। और धमनियाँ क्या करती हैं? ऑक्सीजन में, जिसमें ऑक्सीजन की ज़्यादा मात्रा खून में होती है, उस खून को शरीर के सभी भागों में ले जाता है, यानी आर्टरीज। फिर सभी भागों में ले जाने के बाद यह जो शिराएं होती हैं या वीन्स होती हैं, गंदा खून क्या हुआ? हमारे शरीर में जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है खून में ज़्यादा बढ़ जाती है, वो बढ़ती है हमारे शरीर के सभी भागों में। तो सभी भागों में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब बढ़ जाती है तो उस गंदे खून को, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा मात्रा वाले खून को कहाँ? हमारे सभी भागों से हृदय तक वापस कौन लाती है? शिराएं। ठीक है, तो इस प्रकार जो है धमनियाँ और शिराएं जो है हमारे शरीर में खून ले जाती हैं और वापस से लाती हैं। ठीक है, ये हम चित्र 11.1 में भी आराम से देख सकते हैं। देखिए, ये जितनी भी आपकी यहाँ पे दिख रहा है शरीर में, जितनी भी आपकी नीली कलर की, पहले लाल रंग की देखिए, जो लाल रंग की जो हमारी नाड़ियाँ बनी हुई है, वाहिकाएँ बनी है, ये क्या कर रही हैं? हृदय से ऑक्सीजन युक्त, जिसमें ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन है, उस खून को शरीर के सभी भागों में पहुँचा रही है। देखिए, जो लाल वाले सिर में जा रही है, बाजू में जा रही है, इधर भी जा रही है, और पेट के थ्रू नीचे टांगों में जा रही है, हमारे पैर में जा रही है। ये क्या कर रही है? लाल रंग की जो वाहिकाएँ हैं, ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में खून में है, उस खून को पहुंचा रही हैं सभी भागों में। और दूसरी है नीले रंग की रक्त वाहिकाएँ, इनको बोलते हैं फिर आप क्या बोलते हैं? इनको शिराएँ। ये क्या करती हैं? गंदे खून को, यानी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा, उसको शरीर के सभी भागों से हमारे शरीर के दूसरे भागों में लाती हैं। तो इस प्रकार जो है ये कोशिकाएं हमारे शरीर में सभी भागों से गंदे खून को लाकर हृदय में वापस से लाती हैं ताकि दोबारा साफ हो सके। तो ये है हमारी रक्त वाहिकाएं और धमनियाँ। ठीक है,
तो इसके बाद आता है नाड़ी स्पंदन। तो नाड़ी स्पंदन क्या होता है, देखिए अपने दाहिने हाथ से आप मध्य और तर्जनी उंगली से अपनी बाईं ओर कलाई की भीतरी भाग में रखिए चित्र 11.2 में। जैसे हमने 11.2 रखा है, आप क्या कर सकते हैं, किसी भी कलाई के बीच में अंगूठे के जो पीछे जो हमारी जगह होती है, यहाँ पे अपने दाहिने हाथ से आपकी तर्जनी उंगली और मध्य उंगली को रखिए। आप क्या महसूस करोगे, यहाँ पे आप धड़कन महसूस करोगे, धक धक हो रही होती है, ठीक है, धक धक होती है, इसको बोलते हैं नाड़ी स्पंदन। यहाँ पे नाड़ी धीरे धीरे धड़क रही होती है, तो इस चीज़ को कहा जाता है नाड़ी स्पंदन। तो नाड़ी स्पंदन क्या होता है, जो आपकी कलाई के अंदर जो है आपकी जो धमनियाँ होती है, नाड़ियाँ जो है धड़कती है, स्पंदन करती हैं, उसको नाड़ी स्पंदन कहा जाता है, ठीक है। तो नाड़ी स्पंदन हमारे शरीर की नाड़ियों में धीरे धीरे जो कंपनी होती है, स्पंदन होता है, उसको नाड़ी स्पंदन कहते हैं। अब नाड़ी स्पंदन होता क्यों है, देखो धमनियों में जो हो रहा खून का प्रवाह होता है, उसके कारण यह नाड़ी स्पंदन होता है। और हमने यह नोट करना है कि 1 मिनट में कितनी बार हमारी नाड़ी स्पंदित होती है, ये हम नोट कर सकते हैं। तो आप अपने 1 मिनट में गिने कि नाड़ी स्पंदन कितनी बार होती है, तो 1 मिनट में जितनी बार हमारी नाड़ी जो है स्पंदित होंगी, धड़केगी, उसको बोलते हैं नाड़ी स्पंदन दर। क्या बोलते हैं, नाड़ी स्पंदन दर। जो सामान्यतः जो हमारे स्वस्थ व्यक्ति होते हैं ना, उनकी 72 से 80 बार 1 मिनट में नाड़ी स्पंदन करती है, ठीक है। जबकि शिशुओं में यह दर ज़्यादा हो सकती है, 100 से 120, और वृद्धों में यह 60 से 70 तक की होती है, 50 से 60 तक। तो इस प्रकार जो है आप अपने और अपने मित्रों की, सहपाठियों की प्रति मिनट नाड़ी स्पंदन दर ज्ञात कर सकते हैं। सबकी थोड़ी अलग अलग होगी और उसको आप इस प्रकार की एक तालिका बना सकते हैं। नाड़ी स्पंदन दर नाम लिख सकते हैं बच्चों का, अपने मित्र का, और आगे आप उनकी नाड़ी स्पंदन दर नोट कर सकते हैं। तो ये हुई आपकी नाड़ी स्पंदन दर, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहीं तक काफ़ी रहेगा आज का, और जो हमने पढ़ा वो अच्छी तरह समझ आया होगा। चलिए आज के जो हमने टॉपिक पढ़ा, इससे रिलेटेड आज कार्यपत्र को देख लेते हैं, आज के होमवर्क की तरफ जाते हैं। तो आज का कार्यपत्र किस प्रकार रहेगा आपका, पहला प्रश्न रहेगा आपका, हमारे खून का रंग लाल क्यों होता है। जो मैंने आपको इस चैप्टर में जब पढ़ाया तो बता दिया आपको, हमारे खून का रंग लाल क्यों होता है, पहला प्रश्न आपका ये है। प्रश्न नंबर 2 क्या रहेगा आपका, नाड़ी, यहाँ पे नारी है, नारी नहीं होगा, नाड़ी होगा। नाड़ी स्पंदन क्या होता है समझाइए। तो आपने बताना है नाड़ी स्पंदन, नाड़ी, नारी नहीं होगा, थोड़ा राइटिंग मिस्टेक है, आपने नाड़ी लिखना है। नाड़ी स्पंदन क्या होता है इसको समझाना है आपको। ये 2 प्रश्न आपने आज के कार्यपत्र के रूप में करने हैं, जो कि मैंने आपको चैप्टर में अच्छी तरह समझा दिए हैं। चलिए इसके साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, इसके आगे पढ़ते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।